आईने के सामने मिनी स्कर्ट पहने खड़ी निहारिका तैयार हो रही थी। उसने अपने बाल खुले रखे हुए थे, जिस पर उसने प्रेसिंग की हुई थी। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो लिपस्टिक लगा रही थी। थोड़ा सा टचअप और कर लेती हूँ, अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी, तभी तो लोगों की नजर दुल्हा दुल्हन से हटकर मुझ पे पड़ेगी। पर अब ये परफ्यूम कहाँ चला गया? हाई हील पहने निहारिका ड्राइंग रूम में आई, जहाँ रोहन तैयार होकर बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तुमने मेरा परफ्यूम देखा क्या? लेकिन रोहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उसने निहारिका को देखा तो देखता ही रह गया। क्या हुआ? आज से पहले मुझे कभी देखा नहीं है क्या? तुम इस शॉर्ट ड्रेस में शादी में जाओगी? अरे लोग क्या कहेंगे? शादी से पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे और अब लोगों का डर सताने लगा तुम्हें। लोगों के डर के मारे क्या मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? छोड़ो, मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो रोहन ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। शादी के बाद तुम सब लड़कों को पत्नी नहीं बल्कि दासी चाहिए होती है, जो तुम्हारी मर्जी से उठे, ओढ़े, पहने और रहे। तुम बेकार में बात को खींच रही हो। अच्छा, मैं बात बढ़ा रही हूँ। अब शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये अब आप तय करोगे। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन बाहर ठंड तो देखो कितनी है। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए कह रहा हूँ। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। ठीक है, अगर तुम मिनी स्कर्ट में ही शादी में जाना चाहती हो तो चलो। निहारिका मिनी स्कर्ट पहने ही शादी में चली गई। सब लोग उसी को घूर रहे थे। सबकी अटेंशन पाकर जहाँ निहारिका खुश थी तो वहाँ रोहन को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। देख रहे हो सब मुझे कैसे देख रहे हैं? देखा मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। उनकी पीठ पीछे सभी निहारिका को लेकर बातें बना रहे थे। अरे ये रोहन की बीवी को देखो तो, क्या पहन के आई है। अरे अच्छी ड्रेस तो है, क्या गजब लग रही है। मेरा मतलब है उसे ठंड नहीं लग रही। जब पहनने वाले को नहीं लग रही तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो खैर चलो, फिर बताती हूँ। रोहन देखो सब मेरी खूबसूरती को कैसे घूर रहे हैं, और एक मेरा पति है जिसे सिर्फ खाने की पड़ी है। अभी तक एक सेल्फी भी नहीं ली अपनी इस सुंदर बीवी के साथ। तुम रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रात होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। निहारिका की हालत अब खराब हो रही थी। रोहन रात ज्यादा हो गई, अब घर चले। घर? अभी से? अरे शादी नहीं देखनी क्या तुम्हें? नहीं, इतनी पेशेंस नहीं है मुझ में। दोनों घर चले गए। अगले दिन सुबह जब रोहन ने निहारिका को देखा तो वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसने उसके सर पर हाथ रखा तो वो काफी गर्म थी। तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या हुआ निहारिका तुम्हें? आंखें खोलो। निहारिका का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे देख रोहन घबरा गया और वो जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने निहारिका को आईसीयू में डाल दिया और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रख दिया। आपने मेरी पत्नी को ऑक्सीजन सपोर्ट पे क्यों रखा है? कोई खतरे की बात है क्या? हाँ, उन्हें सीवियर निमोनिया हो गया है। उन्हें भयानक ठंड लग गई है। उनकी चेस्ट में पूरी तरह कंजेशन हो गया है। हम दवाइयों से बलगम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगी वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। कल रात मैंने उसे कितना मना किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, मेरी निहारिका को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन अगले 2 दिन तक निहारिका की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और तीसरे दिन डॉक्टर रोहन के पास आया और कहने लगा, उठिए उठिए, जागिए रोहन जी। डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। देखिए, आप सो रहे थे, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। आपकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है, यही कहने में यहाँ आया हूँ। आप उनसे मिल सकते हैं। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो। रोहन भागते हुए आईसीयू में गया, जहाँ निहारिका रोते हुए उससे लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो रोहन, मेरी वजह से तुमने कितनी तकलीफ झेली, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं छोटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगी। कपड़ों में कोई बुराई नहीं है निहारिका, बस उन्हें पहनने का समय होता है। गर्मियों के कपड़े गर्मियों में और सर्दियों के कपड़े सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं।
साथ ही हमारी सेहत भी सही रहती है। इसलिए छोटे कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, बस उन्हें पहनने का समय सही होना चाहिए। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर जाएंगे तो अजीब तो लगेंगे ना, क्यों? उसके इतना कहते ही निहारिका जोर से हंसने लगी और फिर उसने रोहन को गले लगा लिया। रश्मि अपने पति अनुज और ससुर बृजमोहन के साथ जबलपुर में रहती थी। रश्मि भले ही शहरों में रहती थी, लेकिन सोच विचार से वो बिल्कुल देहाती थी। वो अभी भी पुराने जमाने में जीती थी। उसकी सास को मरे 10 साल हो चुके थे। तब से उसके ससुर बृजमोहन बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक रोज उनके दरवाजे की घंटी बजी तो रश्मि ने देखा कि उसके 55 साल के ससुर 40 साल की महिला के साथ गले में वरमाला पहने उनके सामने खड़े हैं। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। उस महिला का नाम ममता था। वो एक तलाकशुदा महिला थी। वो बृजमोहन के ऑफिस में ही काम करती थीं। उन दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। शादी के बाद ममता ने नौकरी छोड़ दी और वो घर पर ही रहकर घर संभालने लगी। लेकिन बृजमोहन की बहू रश्मि अपनी नई सास यानी कि ममता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ममता की आदत थी वो हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पेड़ पौधों को पानी दिया करती थी। पर एक रोज जब ये नियम नहीं हुआ तो रश्मि को समझते देर नहीं लगी कि ममता महीने से है। वो ममता के कमरे में जाती है और कहती है, क्या बात है सासू माँ, आज उठने में बड़ी देर कर दी, सब ठीक तो है ना? वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस बस, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। महीने से हुई हो, साफ साफ बोलो ना। और हाँ, कान खोलकर सुन लो। मेरे घर के कुछ नियम हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना, तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड्स के चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद ही किचन में जाना, 3 दिन अलग कमरे में सोना और पीरियड्स खत्म होने के बाद ही बिस्तर की चादर को धोना। अचार को भी हाथ न लगाना क्योंकि इससे अचार सड़ जाता है। मैं भी इन सब बातों से परहेज करती हूँ, तो आपको भी ये नियम मानना पड़ेगा। सब काम उस वक्त गीता बाई ही करती है। पर रश्मि बहू, तुम अकेले रसोई कैसे संभालोगी? काम वाली बाई भी गांव गई हुई है। घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, रसोई का खाना पीना सब कैसे बनाओगी? सासू माँ, मैं सब कर लूंगी, पर तुम घर के सब कामों से दूर रहना। रश्मि का स्वभाव ऐसा ही था। वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसलिए वो पीरियड्स को घिनौने नजरिए से देखती थी। 3 दिन ममता हद से ज्यादा परेशान हो जाती थी। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना खराब हो जाता था कि वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी बहू का पीरियड्स को लेकर अंधविश्वास। क्या करूं? आज तो मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। बार बार बाथरूम जाकर मैं तंग आ गई हूँ। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मन कर रहा है एक कप गरम गरम चाय मिल जाए तो पेट की सिकाई हो जाएगी, पर बहू तो बाजार गई है। दर्द सहन नहीं हो रहा, मुझे मजबूरी में चाय बनानी ही होगी। ममता की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए वो मजबूरी वश अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जाती है। तभी रश्मि बाजार से आ जाती है। वो इतनी तेज गुस्से में चिल्लाती है कि बनी हुई चाय की प्याली ममता के हाथ से छूट जाती है। हे भगवान, मेरी रसोई अपवित्र कर दी। मैंने कहा था ना, महीने से हो रही हो, रसोई के भीतर नहीं जाना। रश्मि बहू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आज दूसरा दिन है तो तबीयत ज्यादा खराब है। सोचा चाय से थोड़ी राहत मिल जाएगी। तुम थी नहीं तो सोचा खुद ही बना लूं। अपनी चाय पीने के स्वाद में आपने तो मेरा काम बढ़ा दिया ना, सारी रसोई अपवित्र कर दी। ममता अपने पेट को पकड़े खड़ी थी। कुछ देर में उसकी तबीयत और बिगड़ गई और वो दौड़ती हुई कमरे में गई। अरे कहाँ जा रही हो? अब सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा मुझे।
तभी अनुज और बृजमोहन घर आ जाते हैं। रश्मि अपनी सारी भड़ास अनुज के सामने निकाल देती है। बृजमोहन अपने कमरे में देखता है कि ममता बेहोश पड़ी हुई है। ममता, ममता, आंखें खोलो ममता। क्या हुआ ससुर जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अभी तक तो भली चंगी थी सासू माँ। पता नहीं, मैं कमरे में आया तो ये बेहोशी की हालत में थी। पिताजी, आप घबराइए मत, मैंने लेडी डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आती ही होंगी। तभी लेडी डॉक्टर आ जाती हैं। वो ममता का चेकअप करती हैं और एक इंजेक्शन देती हैं, जिससे ममता को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। कमजोरी और थकान के कारण ये बेहोश हो गई थी। डॉक्टर, वो मेरा आज दूसरा दिन है तो। ओके, लेकिन आपने सुबह से क्या खाया है? डॉक्टर, मैंने तो सब कुछ खाया था। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बहू ने मुझे दूध और फल दिए थे। ओके, गुड। जब इतनी अच्छी बहू है आपके पास, तो फिर तो आप बहुत किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो बहुत घरों में देखा है आज भी पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत से घरों में पुरानी सोच वाले लोग औरतों को किचन में जाने तक नहीं देते। लेडी डॉक्टर जो बातें कह रही थी, उसे सुनकर रश्मि अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थी। उसकी सास ममता ने उसके बारे में डॉक्टर से झूठ जो बोला था, जबकि रश्मि ने अपनी सास को कोई दूध फल नहीं दिए थे। बृजमोहन जी, एक बार ममता जब ठीक हो जाए तो क्लिनिक ले आइएगा, मैं इनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लूंगी। बाकी ममता, अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और बाकी तो आपने कहा ही कि आपकी बहू इतनी अच्छी है। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद रश्मि ममता के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। रात तक ममता की तबीयत में सुधार आ जाता है। सासू माँ, ये बैंगन का भरता जैसे आप बनाती हो वैसा मुझे बनाना नहीं आता, जरा रसोई में तो आना। पर बहू, मैं। सासू माँ, मैंने प्याज भुनने रख दिए हैं, बाकी आगे की रेसिपी आप मुझे बताते जाओ और मसालों का हिसाब भी बता दो, कितना डालूं? ममता झट से रश्मि के गले लग जाती है और रो पड़ती है। मेरी प्यारी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। आप भी बहुत अच्छी हो मेरी सासू माँ जी। दोनों सास बहू का प्यार देख बृजमोहन और अनुज को भी तसल्ली हो जाती है। उस दिन के बाद रश्मि ने कभी भी पीरियड्स के दिनों में अपनी सास से वहम नहीं किया, ना ही उन्हें किचन में जाने से रोका और ना ही खुद परहेज किया। रश्मि जानती थी उसके वहम के कारण आज उसकी सास की जान को खतरा हो सकता था। रश्मि को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। ममता भी अपनी बहू की बदलती सोच देखकर बहुत खुश